मूवी का स्टार्ट उस हादसे के 10 साल बाद से होता है जब सूरज की तेज किरणों की वजह से ओजोन लेयर तबाह हो गई और फिर जमीन इंसानों के रहने के काबिल नहीं रही। जो बचे हुए इंसान थे उन्हें बहुत ही बुरे मौसम का सामना करना पड़ा। जिंदगी गुजारना अब पहले जैसा नहीं रहा था। अब लोग जमीन पर रह नहीं रहे थे बल्कि सिर्फ सरवाइव कर रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम फिंच नाम के आदमी को देखते हैं जो अपने एक रोबोटिक मशीन डुई के साथ खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं अचानक से स्टॉर्म आने लगता है। फिंच अपना ट्रक तेजी से चलाने की कोशिश करता है और स्टॉर्म से बचने की कोशिश करता है, लेकिन स्टॉर्म उसके ट्रक से भी तेज था। लेकिन जैसे तैसे फिंच अपने डुई के साथ घर तक पहुँच जाता है। उसका घर असल में एक लैब है, यहाँ पर वो खुद को छुपाए है और बस खाना ढूंढने के लिए ही बाहर जाता है। वो अपने डॉग गुड ईयर के साथ में रहता है। फ्रेंड्स, उसके हालात इतने ज्यादा खराब थे कि उसके पास खाने को कुछ नहीं था और वो खुद ही वाइन पर गुजारा कर रहा था, लेकिन वो अपने डॉग को बिल्कुल भी भूखा नहीं रखता है। हमें पता चलता है कि फिंच एक न्यू रोबोट पर काम कर रहा है, दुनिया की इंफॉर्मेशन पर काम करता है, बल्कि वो रोबोट को अपने डॉग की देखभाल रखने की इंफॉर्मेशन भी डालता है। अब वो ऐसा क्यों करता है वो आपको इस मूवी में पता चलेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिंच डुई की आइज लेकर इस रोबोट में डालता है और इसे फाइनल टच देने के बाद में स्टार्ट करता है। शुरू में तो रोबोट हिलता है ना ही कुछ मूवमेंट करता है, लेकिन आखिरी में हम देखते हैं कि फिंच की मेहनत आखिर रंग ही लाती है और देखते हैं फ्रेंड्स कि रॉबर्ट बोलने लगता है। फिंच ने रॉबर्ट को सिखाया था कि अगर मैं कभी रहूं ना रहूं तो मैं गुड ईयर का ख्याल रखना होगा। ऐसे जैसे उसने रोबोट को बनाया है, ऐसा लगता है कि उसने रोबोट इसलिए ही बनाया है ताकि उसके डॉग की देखभाल अच्छे से हो सके। गुड ईयर रोबोट पर खुश नहीं था, वो सिर्फ उसे देखकर बार्क ही करे जा रहा था। भी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ की लाइट चली जाती है। फिंच जब लाइट ठीक करने के लिए जाता है तब वहाँ पर एक स्टॉर्म आता हुआ देखता है, लेकिन वहाँ पर वो बहुत परेशान हो जाता है और वापिस वो घर में आ जाता है और रोबोट को उसके वेदर के हालात को बताने के लिए बोलता है, जिससे उसे पता चलता है कि आने वाले टाइम पे बहुत ही बड़ा सा और बहुत बुरा स्टॉर्म आने वाला है जो कि 40 डेज तक रहेगा, जिसका ये मतलब है कि इस स्टॉर्म से ये लोग बच नहीं सकते हैं और ये जगह इन्हें फौरन छोड़नी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिंच सैन फ्रांसिस्को में जाने का फैसला करता है। जब वो मैप देखता है तो अचानक से देखते हैं कि उसके नोज से ब्लड निकलने लगता है। अभी यहाँ पर रिवील होता है कि उसे कैंसर है और उसके पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है। फिंच को यहाँ से जल्दी निकलना था, इसलिए वो रोबोट की बॉडी को फिर से बनाने लगता है। अभी रोबोट में सिर्फ 72% ही डेटा ट्रांसफर हुआ था, पर फिंच इस बात की भी परवाह नहीं करता है क्योंकि जरूरी बातें थी वो रोबोट समझ चुका था। रोबोट की बॉडी उसके फेस से अटैच करने के बाद फिंच उसे एक छोटे बच्चे की तरह चलने के लिए बोलता है और रोबोट भी बहुत ही जल्दी सीख जाता है और वो बच्चे की तरह चलना सीख जाता है। हम देखते हैं कि रोबोट अपनी न्यू लाइफ को और न्यू चीजों को सीखने में बहुत लगा रहता है। जरूरी सामान लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। निकलने के बाद में वो ड्यू को नई आंखें भी दे देता है। सारी तैयारी के बाद फिंच, गुडियर, ड्यू और न्यू रोबोट के साथ यहाँ से निकलने लगता है, जहाँ पर उन्हें क्या क्या फेस करना होगा ये लोग भी खुद नहीं जानते हैं, लेकिन वो पूरी होप के साथ एक नया घर ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर रास्ते में कोई बंदा नहीं था, न बंदे की जात थी। हर चीज तबाह हो चुकी, बर्बाद हो चुकी थी। अभी हम देखते हैं कि रोबोट को अपने नेक में कुछ फील होता है, लेकिन फ्रेंच ट्रक को रोक नहीं सकता था, इसलिए वो एक सेफ जगह का इंतजार करते हैं। आगे जाकर वो एक जगह पर ट्रक को रोककर रोबोट की नेक को चेक करता है। रोबोट एक छोटे बच्चे की तरह जिसे कुछ भी पता नहीं होता है और हर चीज जानने का शौक जरूर रखता है। तो देखते हैं कि वो सवाल पे सवाल करे जाता है और फिंच उसके बड़े होने का उसके सारे आंसर देने लगता है और वो बच्चे की तरह ही ट्रीट करता है और वो रोबोट का पूरी तरह से साथ भी देता है। भी वो पोस्ट कार्ड के बारे में बताते हुए कहता है कि सैन फ्रांसिस्को का पोस्ट कार्ड उनके अंकल ने उसे भेजा था। उसके बाद में फिंच रोबोट को अपने साथ में ले जाकर खाने के लिए निकल जाता है ताकि वो उसे हंट करना सिखा सके। फिंच उसे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखाने लगता है। दोनों हंट करके बाहर निकलते हैं, बहुत एंजॉय करते नजर आते हैं, पर ऐसे जैसे इनकी किस्मत को तो इनकी खुशी राज ही नहीं आती। हमने से फिंच टॉर्नेडो को आते देखता है, इसमें वो अपने ट्रक को बांधने लगता है। रोबोट उसको फॉलो करता ही वैसे ही करता है, पर उसका अभी काम पूरा नहीं हुआ था कि टॉर्नेडो उसके सर पर आकर पहुंच जाता है। फिंच अपने ट्रक को अच्छे से बांधकर टॉर्नेडो
के आने से पहले ही ट्रक में पहुंच जाता है। टॉर्नेडो बहुत ही ज्यादा तेज होता है, हर चीज बहुत ही बुरी तरीके से हिलने लगती है। फिंच यहाँ पर पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देता है और ट्रक अपनी जगह से हिलता नहीं है। टॉर्नेडो जाने के बाद जब फिंच ट्रक से बाहर निकलकर देखता है तो जहाँ से रोबोट ने उसे बांधा था वो वैसे ही बंधा हुआ था, जिसपे फिंच को अपने इन्वेंशन पर प्राउड फील होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी थी क्योंकि उसके ट्रक का टायर बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका था। उन्हें टायर तो मिल जाता है और जैक नहीं मिलता। यहाँ पर रोबोट जैक का काम करते हुए ट्रक को एक हाथ से उठा लेता है। फिंच को टायर बदलने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फिंच रोबोट का न्यू नाम सोचता है, इसलिए वो दोनों नाम सोचने लगते हैं। बहुत टाइम हो जाता है और नाम समझ में नहीं आता, तो रोबोट कहता है कि मेरा नाम जेफ होना चाहिए, क्योंकि फिंच को भी पसंद आता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फिंच की आंखें बहुत जोर से खुलती हैं, तो वो देखता है कि गुडियर की जबान में बोलने के लिए रोबोट प्रैक्टिस करता है और उसी की आवाज में बोलना शुरू करता है। पर इस चक्कर में वो गुडियर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा था। फिंच रोबोट को ये करने की बजाय गुडियर का ट्रस्ट जीतने के लिए कहता है, जिसके बाद वो ट्रस्ट पे जेफ को एक स्टोरी सुनाने लगता है कि कैसे वर्ल्ड में सब कुछ नॉर्मल था, तो वो अपने लैब में अपने टीम के साथ कैसे काम करता था। प्लान तो उसका था, पर उसके ट्रस्ट के बगैर टीम में काम करना मुश्किल था, इसलिए अगर किसी के साथ रहना है तो पहले उसका ट्रस्ट जीतना होगा। स्टोरी सुनाने के बाद हम देखते हैं कि अचानक से फिंच की तबीयत खराब हो जाती है। वो एक डाइनर के पास जाकर ट्रक को रोक देता है और फिंच जेफ को गुडियर का ख्याल रखने के लिए बोलता है और वो खुद डाइनर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो ब्लड वॉमिटिंग करने लगता है। गुडियर जेफ को अभी भी बहुत ज्यादा तंग करता है, इस पर फिंच को दोबारा से वापस आना पड़ता है। वो रोबोट जेफ को ट्रक को देखने के लिए बोल देता है और वो गुडियर के साथ डाइनर के अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो पुराने दिनों को याद करने लग जाता है कि कैसे पहले के लोग नॉर्मल दिनों में यहाँ पर आते थे। वहाँ पर जेफ से रहा नहीं जाता है और वो ट्रक को ड्राइव करने लगता है। तो देख फिंच बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वो बाहर निकल आता है। तभी हम देखते हैं कि जेफ इनबैलेंस होते हुए ट्रक को गाड़ी में मार देता है। फिंच जेफ पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और जबकि ट्रक शेड से दूर था तो फिंच अपने स्पेशल सूट के बिना वहाँ पर नहीं जा सकता था, न उसकी स्किन सन की रेस की वजह से जल जाती। इसलिए फिंच जेफ को अच्छे से इंस्ट्रक्शन देता है और उसे सूट लाने के लिए बोलता है, लेकिन देखते हैं जेफ फिर से उसकी बात नहीं सुनता है और वो ट्रक को चलाकर पीछे लाता है, फिर से वो दीवार में मार देता है। ये देखकर फिंच बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जेफ को बहुत बुरी तरीके से डांट देता है। वो उसे बोलता है कि अपना दिमाग लगाने की बजाय सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो, जिसके लिए उसे बनाया गया है। फिंच की ये बातें जेफ को काफी ज्यादा अपसेट कर देती हैं, जिसका बाद में फिंच को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है। इसलिए वो अपने गुस्से को साइड में करते हुए जेफ को ड्राइविंग सिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेफ एक अच्छा स्टूडेंट होने का सबूत देता है। फिंच जेफ के क्लोज होने लगा था, वो अपने बच्चों के जैसे उससे प्यार करने लग गया था। वो दोनों रात में अच्छे से टाइम को स्पेंड करते हैं। यहाँ पर फिंच बहुत दिनों के बाद अपने दिल का राज किसी से शेयर करता है। फिंच जेफ को लाइफ के लेसन सिखाता है कि कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि अब लोग ट्रस्ट के काबिल नहीं हैं। वो सब भूखे और डरे हुए हैं, जो कि सबको नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए जेफ को कभी भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। ये बातें मानना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, पर फिंच का यही एक्सपीरियंस था और जेफ को भी उसकी बातें माननी पड़ती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में देखते हैं कि जेफ को गाड़ी में से गुडियर की आवाजें आती हैं। अंदर जाने पर वो देखता है कि फिंच की हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। जेफ उसे मेडिकेट करता है, जो देख गुडियर को बहुत अच्छा लगता है और वो जेफ को पसंद करने लगता है। फिर जेफ खुद ही ड्राइव करते हुए मंजिल की तरफ निकल जाता है। रास्ते में एक जगह रुककर जेफ लुई के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल जाता है। लुई जेफ को बिल्कुल वैसे ही समझाता है जैसे उसको फिंच ने समझाया था। यहाँ पर उन्हें बहुत सी चीजें मिल जाती हैं। अभी फिंच की आंखें एकदम से खुलती हैं। वो बाहर देख परेशान हो जाता है। उसकी परेशानी गलत भी नहीं थी, उस जगह पर कुछ खतरा था। उसके बाद हम देखते हैं डुई ट्रैप में फंसकर टूट जाता है। फिंच उसे तो बचा नहीं पाता है, पर जेफ के लिए वो फौरन वहाँ से निकल जाता है। फिंच फिर से एक बार उस पर
बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। ऐसी गलती आखिर कैसे कर सकता है जो इन सबको मौत के मुंह में ले जाती है, क्योंकि इनकी वजह से ड्यू इनके बीच में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ह्यूमंस ने उनके लिए ट्रैप बिछा कर रखा हुआ था ताकि वो उनको हर्ट कर सके। फिर इनके पास कुछ खाने को है तो वो भी छीन ले। भूख ने इंसानों को अब जानवर बना दिया था। इंसान एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे। जिसके बाद में फिंच बहुत तेजी से ड्राइव करता है और उनसे बचने की कोशिश करता है। तबीयत खराब होने की वजह से जेफ को वो ड्राइव करने के लिए बोलता है। फिर वो बीच में कहीं भी नहीं रुकता है। ऐसे ही रात हो जाती है। उसे लगता था कि उसने कार को पीछे छोड़ दिया है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कार उनके पीछे ही आ रही थी। इसके बाद वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके बाद वो टनल में ले जाने के लिए जेफ को बोलता है। वहाँ से निकलने की बजाय वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। फिंच को लगता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इतने टाइम से वो सबसे लड़कर सरवाइव कर रहा था, सब कुछ वेस्ट होने लगा है। लेकिन यहाँ पर जेफ ऐसे नहीं होने देता। वो ट्रक को पुश करते हुए टनल में छुपा देता है। फिंच अपने हाथ में गन पकड़े हुए अपनी सांस को रोके बैठा था, पर उस कार को इनके होने का पता ही नहीं चलता है और वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है। इस तरह से फिर से जेफ सबका दिल जीत लेता है। यहाँ से निकलने के बाद फिंच अपनी पास्ट की स्टोरी जेफ को सुनाता है कि कैसे वो ह्यूमंस के बारे में सोचना शुरू किया। वो बताता है कि एक दिन वो ग्रोसरी शॉप में खाने के लिए कुछ ढूंढने के लिए गया था। वहाँ पर एक लेडी और 9 साल की बेटी उसे नजर आई और उस छोटी की बच्चे के हाथ में एक गन थी और उसकी मॉम ने कहा था कि अगर कोई भी इंसान आए तो वो फौरन से शूट कर दे। फिंच उनकी बातों से बहुत ज्यादा डर गया और वहीं छुपा रह गया, इस डर से कहीं वो मारा ना जाए। फिर वहाँ पर एक कार आई और उन दोनों को टॉर्चर करने लगा और आखिर में फिंच को गन चलाने की आवाज आई। उस कार के जाने के बाद उसे पता चला कि मदर और डॉटर की डेथ हो चुकी है और उस छोटी बच्ची के बैग में गुडियर मिला। फिंच को इस बात की गिल्ट बहुत थी कि कुछ डर की वजह से उसने उन दोनों की मदद नहीं करी, जिस वजह से बेचारे वो मारे गए। इसलिए तब से वो गुडियर की अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं और उसी दिन से उसने ह्यूमंस पर ट्रस्ट करना छोड़ दिया है। फिंच तो आराम करने के लिए चला जाता है और जेफ ड्राइव करते रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं कि वो लोग एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं कि जहां का वेदर नॉर्मल था और फिंच को स्पेशल सूट पहनने की जरूरत नहीं पड़ी। टाइम के बाद वो खुली हवा की सांस ले सका और फिंच को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद जेफ फिंच से सैन फ्रांसिस्को को पोस्ट कार्ड के बारे में पूछता है, क्योंकि कार्ड के बैक साइड पर डैड लिखा हुआ था। फिंच ने कहा था कि उसके अंकल ने उसको पोस्ट कार्ड भेजा था। फिंच उसे बताता है कि फिंच के डैड उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और उसे अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार था, इसलिए वो वहाँ पर जा रहा है इस उम्मीद के साथ शायद वो अपने डैड से मिल सके। जेफ फिंच को उम्मीद दिलाता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फिंच रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता था क्योंकि उसको बहुत ज्यादा कैंसर था। वो जेफ को बताता है कि वो मरने वाला है। उसके बाद जेफ को ही गुडियर का ख्याल रखना है। ये कहते ही फिंच की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। हम देखते हैं कि ब्लड वॉमिट करते करते उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में जेफ और गुडियर उसकी डेड बॉडी को जला देते हैं। इसके बाद में वो अपने मास्टर की जर्नी कंप्लीट करने के लिए ब्रिज पर पहुंच जाते हैं और वहीं पर जाकर उसके पोस्ट कार्ड को लगा देते हैं और इसी इमोशनल सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।